हेलो दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी भाषा व्याकरण से रिलेटेड हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह टॉपिक। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्णमाला और विराम चिन्ह से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है? ऑप्शन में दे रखा है ह, छ, ओ, आय। तो कंठ और तालु दोनों मिलते हो तो बोल के देख लीजिए। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही दे रखा है। आय, कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण हैं ए और आई। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से संयुक्त वर्ण का चयन कीजिए। संयुक्त वर्ण यानी कि जो दो अक्षरों या वर्णों से मिलकर बना हो वो संयुक्त वर्ण है। ठीक है, दो या दो से अधिक। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है ग, ज, छ, ट। तो पता होगा आप लोगों को कि जो छत्रंग ज्ञा और श्राग होता है ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो ये छ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ये किससे मिलकर बना है? क, आधा क और ये श से मिलकर छ बनता है। ठीक है, हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियाँ हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? तो हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियाँ हैं जिसमें दूसरे की सहायता पड़ती है? तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यंजन। व्यंजन में स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, बिना स्वरों के व्यंजन अपूर्ण वर्ण माने जाते हैं। ठीक है, ये प्रत्येक वर्ण में छोटे अ की ध्वनि छिपी रहती है। व का उच्चारण स्थान है वकारस्था दंतोष्ठ। अगर सूत्र याद होगा आप लोगों को तो ये दंतोष्ठ व का होता है उच्चारण स्थान। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में जो छ है उसका वर्णक्रम का के बाद आता है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो डॉक्टर हरदेव बाहरी के राजपाल हिंदी शब्दकोश के अनुसार सर्वप्रथम क शब्द, तत्पश्चात छोटा क, इसके बाद छ वर्ण आता है। ठीक है, कौन सा घोष वर्ण है? तो घोष वर्ण इसमें ऑप्शन दे रखा है ख, च, म, ठ। तो इनमें से जो म है वो घोष वर्ण हो जाएगा। ठीक है, घोष वर्ण कौन से होते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो वो घोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, और हर वर्ग का तीसरा, चौथा तथा पांचवा व्यंजन इसके अंतर्गत आता है। तीसरा, चौथा और पांचवा, तो इनमें से जो दे रखा है इनमें से देखिए खा दूसरा है, चा पहला है, ठा दूसरा है और माँ पांचवा है। तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है पूछ रहा है तो छत्रंग्या ये तीनों हो जाएंगे। तो ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फ। ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, देखिए ये संयुक्त व्यंजन है। छत्री में क और श मिला होता है, ता में त और रा मिला होता है, जा में ज और इया मिला होता है, ज्ञा में ज और इया मिला होता है और श्रा में स और रा मिला होता है। ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन है। टा वर्ग का सदस्य नहीं है। तो टा वर्ग में
ट ठ ड ढ अड़ा, इतने आ जाएंगे। तो ये तीनों ही टावर के हैं, तो नहीं है पूछ रहा है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन ध, ये टावर का है। ठीक है, विसर्ग है, विसर्ग इनमें से क्या है पूछ रहा है। संयुक्त व्यंजन है विसर्ग, महाप्राण है, अयोगवाह है, अल्प प्राण है। तो विसर्ग अयोगवाह है। ठीक है, विसर्ग और अनुस्वार अयोगवाह है, ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन, इनकी गणना स्वरों के साथ होती है। अगला प्रश्न है, विराम का अर्थ है। विराम का अर्थ है, ये तो सिंपल है, विश्राम या आराम। ठीक है, विश्राम या आराम, ठहराव, विराम होता है ना। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। पार्श्विक व्यंजन पूछ रहा है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ल। ला जो व्यंजन है वो पार्श्विक है। ठीक है, तो ये कैसे पार्श्विक है। पार्श्विक व्यंजन वो होते हैं जिनके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व अर्थात बगल से निकल जाए। तो ला तो बगल से खुल जाता है, बोल के देख लीजिए। और इसमें देखिए थोड़ा सा और लिखा हुआ, या और वा जो है वो अर्ध स्वर है। झा है वो तालव्य सघोष महाप्राण है। आगे श तालव्य अघोष महाप्राण है। ठीक है, ज्ञा किन वर्णों के संयोग से बना है। ज्ञा पता है आप लोगों को, ज और इया, ज और इया, छोटा ज और इया मिलके ज्ञा बना है। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अघोष वर्ण का चयन करें। अघोष वर्ण, तो इसमें अ ह ज स दे रखा है ऑप्शन, तो इसमें अघोष कौन सा होगा, श। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिन ध्वनियों की उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वो अघोष वर्ण कहलाते हैं। हर वर्ग का पहला और दूसरा इस श्रेणी में आता है, तो हर वर्ग का पहला और दूसरा में श है, दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अय के उच्चारण स्थान का नाम। अय के उच्चारण स्थान का नाम पूछ रहा है, तो ये कंठ तालव्य हो जाएगा। ठीक है, ए अय का उच्चारण कंठ और तालव्य, तो गला और तालु होता है। और औ का उच्चारण कंठोष्ठ, गला और ओष्ठ होता है। ठीक है, और चावर का उच्चारण स्थान तालव्य और तावर का दंत है। ठीक है, उच्चारण स्थान के लिए आप लोग हमारा वीडियो देख सकते हैं, जो हमारे उस पे चैनल पे पड़ा हुआ है, उच्चारण स्थान करके। उसमें सूत्र के माध्यम से उच्चारण स्थानों को समझाया गया है, जो कि याद करने में आसानी होगी। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो बड़ा ऊ है वो पश्च संवृत। ठीक है, पश्च संवृत स्वर है। और ये पश्च संवृत कैसे है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो बड़ा ऊ है, इसके उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, अतः यह पश्च स्वर है। ऊ के उच्चारण में ओष्ठ वृत्तमुखी या गोलाकार तथा जीभ ऊपर उठने के कारण संवृत स्वर भी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, स्वर हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले स्वर कहलाते हैं। ठीक है, स्वरों को किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। जिन वर्णों का उच्चारण बिना विघ्न बाधा के होता है तथा इनके उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, स्वर कहलाते हैं। ये सभी स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। छोटा आ। ठीक है, छोटा आ आता है तो वो कहलाते हैं अकारांत। ठीक है, ई आएगा तो इकारांत, ऊ आएगा तो उकारांत। ठीक है, देखिए उदाहरण दे रखा है, जैसे बालक है तो बालक में क में जो छोटा आ है वो समाहित है, इसीलिए ये आकारांत शब्द है। ठीक है,
अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है। अंग और आह, तो अंग अनुस्वार है, आह विसर्ग है, तो ये अनुस्वार और विसर्ग को हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कहा गया। अयोगवाह, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, तो स्वर नहीं है पूछ रहा है, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ जो है वो स्वर नहीं है, बाकी सारे स्वर हैं। पूर्ण विराम चिन्ह को पहचानिए। पूर्ण विराम का चिन्ह तो बहुत प्रचलित है, ये पता होगा आप लोगों को, ये है पूर्ण विराम का। ठीक है। हंस पद किस विराम का एक और नाम है। हंस पद, त्रुटि विराम को हंस पद कहते हैं। ठीक है। ये हंस पद मतलब जो कोई वर्ड जैसे छूट जाता है तो उसको दिखाने के लिए कि ये वाक्य के बीच में आता है, इसलिए उसका प्रयोग करते हैं। जैसे ये देखिए, मोहन कल ऊपर लिख दिया और ये हंस पद वाला साइन लगा दिया है, बजर गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है बालक स्कूल से कब आया में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। बालक स्कूल से कब आया, तो प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। महाप्राण ध्वनि नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें ख, घ, झ ये महाप्राण हैं और जा जो है वो महाप्राण नहीं है। तो आइए देखते हैं, ये वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तथा समस्त ऊष्म वर्ण ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ आदि ये सभी महाप्राण में आते हैं। ठीक है। इसी प्रकार वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है। जिसमें कम निकलती है, कम मात्रा, ठीक है, वो अल्प प्राण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत वर्गों के प्रथम, तृतीय तथा पंचम क, ग, अंग, च, ज, इया, ट, ड, अण, त, द, न, प, ब, म आदि आते हैं। ठीक है। और जो ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं यारा लावा, ये भी अल्प प्राण है। ठीक है। तो जो ऊपर ऑप्शन दे रखे हैं उनमें जो जा है ये महाप्राण व्यंजन नहीं है, ये अल्प प्राण व्यंजन है। देखिए यहाँ पे जा। ठीक है। अगला प्रश्न है पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी व्याकरण में सर्वाधिक रूप से प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है। सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है अल्प विराम। ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये कॉमा वाला। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन पूछ रहा है, तो ये ज पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ज है जो स्पर्श संघर्षी है। और ये स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या 5 है, च, छ, ज, झ, यहाँ जो चा वर्ग है पूरा ये स्पर्श संघर्षी है। ठीक है। देखते हैं अगले प्रश्न को। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला ए, जब किसी का कथन ज्यों का त्यों लिखा जाता है तो वो उद्धरण चिन्ह, यानी कि किसी का वाक्य हम ले रहे हैं तो उसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आहा कितना सुंदर पुष्प खिला है, रिक्त स्थान पर कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा। आहा, तो ये यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विस्मय से बोल रहे हैं आहा कितना सुंदर पुष्प खिला है, तो ये विस्मयादिबोधक चिन्ह हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। जो इसके मूल व्यंजन है वो 33 हैं,
इसमें अतिरिक्त 2 उच्छिप्त व्यंजन, 2 अयोगवाह, 4 संयुक्ताक्षर व्यंजन और इसमें 11 मूल स्वरों को मिला देने से कुल संख्या 52 हो जाती है पूरी वर्णमाला की। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपविराम चिन्ह कौन सा है? उपविराम चिन्ह ये होता है, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 शब्दों को जोड़ने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? तो 2 शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये योजक चिन्ह है। ठीक है। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो संघर्षी व्यंजन इसमें से दिए हुए ऑप्शन में से जो सी ऑप्शन है ह, ये संघर्षी यानी कि ऊष्म व्यंजन है। और ये ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? श, ख, श, ह, ये 4 ऊष्म व्यंजन कहे माने जाते हैं। ठीक है, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। अगला प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है अ, ज, ह, स। तो इसमें से अघोष हो जाएगा स। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती वो अघोष, यानी कि जिनको बोलने से कोई झनकार जैसा नहीं होता है स्वर तंत्रियों में, तो वो अघोष कहलाते हैं। ठीक है। और इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण आता है। तो सा है जो वो श वर्ग का दूसरा वर्ण है। ये देखो दे रखे हैं क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, ख, श, ये सब क्या है? अघोष वर्ण है। ठीक है। बोल के भी देख सकते हैं, इनको बोलने से कोई स्वर तंत्रियों में कोई कंपन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निर्देशक चिन्ह या रेखिका का प्रयोग किया जाता है? तो निर्देशक चिन्ह या रेखिका का प्रयोग संकेत के लिए किया जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। संक्षिप्त रूप से दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? संक्षिप्त रूप से तो जो ये संक्षेपण चिन्ह है वो बी वाला है, पॉइंट। ठीक है। जब कोई चीज़ संक्षेप में लिखते हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन अभी ऊपर आया था, स, ख, श, ह ऊष्म व्यंजन है। इसको इस संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में छ से ड के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? छ से ड के बीच में ठीक बीच में पूछ रहा है, तो ये होगा हमारा यहाँ आ जाएगा। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन 11 लावा है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिवा दिवस में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए। दिवा दिवस में रिक्त स्थान पे उचित चिन्ह का प्रयोग करना है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ये चिन्ह दे रखा है, ये चिन्ह दे रखा है, योजक चिन्ह। इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है ए, दिवा दिवस बराबर का साइन है, क्योंकि दिवा में भी दिन होता है, दिवस माने भी दिन होता है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बराबर का निशान। ठीक है। जब पहले शब्द का अर्थ वही होता है जो दूसरे शब्द का अर्थ होता है, तो वहाँ समानता सूचक, ठीक है, समानता वाला चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिवा दिवस दोनों का ही अर्थ सेम है, तो बराबर का साइन लग जाएगा। लोप निर्देश, ठीक है,
का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये लोप निर्देश है, मतलब यहाँ पे कुछ लोप का प्रयोग हो गया है, तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है, जब पूर्ववाद की पुनरुक्ति करनी हो, जब वाक्य में निर्देश दिया गया हो, जब वाक्य को संक्षिप्त करना हो, जब वाक्य विस्मय बोधक हो गया हो। तो पहला ऑप्शन दिया जाएगा जब पूर्ववाद की पुनरुक्ति करनी हो तब लोप निर्देश का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि उसके आरंभ में के 2-3 शब्द लिख दिए, उसके बाद उसको डैश 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 डॉट डॉट कर देते हैं, मतलब कि यही बात है, उसमें समझ में आ जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? नहीं पूछ रहा है। ठीक है, छत्रंग, देखो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? छत्रंग, ज्ञ और श। ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो श है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये एक ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्हों से रिलेटेड प्रश्न।